नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति में। मैं हूं निखिल सिंह और संग्राम के सेनापति में हम बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से हर दल और उसके नेता चुनावी समर में पूरी ताकत से जुटते हैं, तो जो उनका नेता होता है, जो उस संग्राम की अगुवाई करता है, उसकी हम बात करते हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उसमें भी खास होता है उस रणनीति को अमली जामा पहनाने वाला वो व्यक्ति जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। या यूं कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरी दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटखनी देने का मादा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को लेकर आते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे में सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति की। और आज बात दिल्ली के सियासी संग्राम की और यहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए सेनापति की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेताओं की। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली की सियासत और यहां की जीत हार के दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की सियासत बेहद महत्वपूर्ण है। ज्यादातर यह होता रहा है कि जिसने दिल्ली फतेह कर लिया उसी की सरकार देश में बनी। दिल्ली की सियासत इस मामले में भी दिलचस्प हो जाती है कि यहां के लोकसभा और विधानसभा के नतीजे जो हैं वो 2 धुरियों जितने अलग रहे, यानी इतने अपार्ट रहे। पिछले 2 बार से लोकसभा की सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दिल्ली के वोटर्स को न सिर्फ पढ़ा लिखा और समझदार माना जाता है, बल्कि वो सियासी रूप से ज्यादा परिपक्व और जागरूक भी समझा जाता है। तो सबसे पहले बात उन नेताओं की जिन्होंने इन चुनावों में दिल्ली बीजेपी की कमान संभाल रखी है। दिल्ली का सियासी संग्राम जितना जटिल है उतना ही दिलचस्प भी। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा संग्राम 2024 के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं 2014 और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर विजय पताका फहराकर ये साबित कर दिया था कि पार्टी के पास दिल्ली में बड़ा जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीते प्रदर्शन को दोहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के विजय अभियान के लिए सेनापति की भूमिका में है दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आइए एक नजर उनकी सियासी पारी पर। 1988 में राजनीतिक सफर की शुरुआत वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ता के रूप में की। वह मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष और अब कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। संगठनात्मक मजबूत पकड़ वाले सचदेवा संगठन में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के प्रमुख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली की जनता तक पहुंचाकर भाजपा एक बार दिल्ली के किले पर अपना ध्वज फहराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाकर भाजपा के विजय रथ को और गति देने का काम कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। राम सिंह बिधूड़ी दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। रामवीर सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर की। वह 1981 से 1985 तक हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे। 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ तो बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2003 से 2008 के लिए दूसरी बार बदरपुर से चुने गए। 2013 में वह तीसरी बार बदरपुर से विधायक चुने गए। फरवरी 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में वह चौथी बार बदरपुर सीट से चुने गए। इस बार उन्हें दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2013 में बिधूड़ी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। लोकसभा समर के लिए अपने सेनापतियों की अगुवाई में कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ये नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संग्राम के सेनापतियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका।
और सबसे पहले जिस तरह से दिल्ली की सियासत है, या ये कहा जाए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? और जिस तरह से हम नेताओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो रामवीर सिंह विधूड़ी की बात हो या फिर दूसरे के जो नेताओं की बात हो दिल्ली के, किस तरह से आप देखते हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा की बात हो, रामवीर सिंह विधूड़ी की बात हो, इन दोनों सम्मिलित फोर्सेस को मिलकर सामना करना। देखिए, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गए हैं, तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए आपको 2014 और 2019 के जो लोकसभा के नतीजे हैं उन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि गठबंधन कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि दोनों बार बीजेपी ने मेजोरिटी वोट लेकर अपनी 7 सीटें जीती हैं। जब आप 50% से अधिक वोट लेकर आपका कोई उम्मीदवार जीतता है, तो चाहे वो मुकाबला डायरेक्ट फाइट हो, चाहे त्रिकोणीय हो, चाहे चतुष्कोणीय हो, इसका कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप 40% वोट लेकर जीत रहे हैं, 45% लेकर जीत रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि सामने वाले दोनों मिल गए, तो हो सकता है ये मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक काम कर जाए और उनकी वोट जुड़कर ज्यादा हो जाए। तो दिल्ली में चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, देखिए दिल्ली के मतदाताओं का बहुत ही विचित्र किस्म का मिजाज है। वो दिल्ली स्तर पर अलग तरीके से सोचते हैं और जब राष्ट्रीय संदर्भ में सोचते हैं तो अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये आपने परिणाम से देखा, 7 की 7 सीटें लोकसभा में 2014 में भी बीजेपी को मिली, 2019 में भी बीजेपी को मिली। और जो आपने बात की कि दोनों मिल गए हैं, तो मिलने से तो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़े थे, पर कोई फर्क भाजपा की परफॉर्मेंस पर उससे ज्यादा नहीं पड़ा था। तो मतदाता जो मन बना लेता है, उससे मुझे लगता है दिल्ली में देखना ये होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इनके मिलने का कुछ पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। और अगर पड़ेगा भी तो जहां बीजेपी की कहीं 60% वोट आई किसी उम्मीदवार की, किसी की 58 आई, किसी की 56 आई, तो उस पर कितना असर ये गठबंधन डाल सकता है, ये बहुत ही एक नई तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा कि मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा 14 और 19 के संदर्भ में तो प्रभाव नहीं लगता। और जो दूसरी बात आपने की सेनापति हैं, देखिए बीजेपी निश्चित रूप से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, उसका संगठन जो है वो कौशल और संगठन का चुस्त दुरुस्त होना, वो सारी दूसरी पार्टियों के लिए एक चुनौती भी है और एक तरह से उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी है और अनुकरणीय भी है। तो वो ये मानकर संगठन के स्तर पर तो कोई बीजेपी से नहीं लड़ सकता। जनादेश की बात अलग है कि मतदाताओं का क्या रुझान रहता है, क्या नहीं रहता। संगठन की जो तैयारी है, मतदाताओं के साथ संपर्क है, उम्मीदवारों का, रामवीर सिंह विधूड़ी का आपने परिचय दिया, हम उनको 40 साल से 30-35 साल से देखते हैं, बहुत लोकप्रिय है वो, जनता में उनकी बहुत अच्छी छवि है, सबके लिए सुलभ है। तो इस तरह के उम्मीदवार के लिए मुझे लगता है कि सामने वाले जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वो कोई खास चुनौती पैदा कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो इससे जुड़े हुए और भी सवाल बनते हैं और दिल्ली की सियासत की बात आपसे करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। जी
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि लोकसभा के पिछले 2 चुनावों में दिल्ली का किला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए अभेद रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस बहुमत से दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई वो उसे थोड़ा आत्मविश्वास जरूर देता है। इस बार उसने कांग्रेस का साथ भी लिया है ताकि बीजेपी की इस किलेबंदी को तोड़ा जा सके। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। आइए इन दोनों दलों के उन नेताओं की बात कर लेते हैं जो इस सियासी लड़ाई में उनकी अगुवाई कर रहे हैं। बीते आम चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का किला अभेद्य रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में न तो आप और न ही कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी जीतने में कामयाब हो पाई। ऐसे में इस बार के सियासी संग्राम के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि दोनों ही दलों के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी, आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जेल में होना और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर अरविंदर सिंह लवली सहित कई बड़े नेताओं के भाजपा में चले जाने से भी गठबंधन की चुनौती बढ़ गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आइए एक नजर आम आदमी पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका निभाते अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर पर। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक बने। वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की उपलब्धि हासिल की। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। केजरीवाल ने 49 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में आपके सभी दिग्गज नेताओं के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उठी पार्टी की साख और वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं 2024 के संग्राम के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपने पास 4 सीटें रखी है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें दी है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में सेनापति की भूमिका में हैं देवेंद्र यादव। एक नजर उनके सियासी पारी पर। देवेंद्र यादव 2008 से 2013 और 2013 से 2015 तक दिल्ली के बादली निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य रहे। वह वर्तमान में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। वे उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। दोनों पार्टियां पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान और बीते शानदार प्रदर्शन के सामने आप और कांग्रेस गठबंधन के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो दिल्ली की सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल जी, हम चर्चा जिस तरह से कर रहे थे कि बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां होंगी, चुनौतियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी होंगी, क्योंकि जिस तरह से ये जो पूरा एपिसोड रहा अरविंदर सिंह लवली का, और एक के बाद एक, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली हो, राजकुमार चौहान हो, दूसरे बड़े नेता हो, पार्टी का छोड़ के जाना उनका, और खासतौर पर जो तो अरविंदर सिंह लवली वाला प्रकरण था उसमें तो आम आदमी पार्टी भी साथ साथ उस पर भी उनके दामन पर भी इसके दाग आए। किस तरह से देखते हैं कि अंदरूनी कलह और ये सारी चीजें देवेंद्र यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की हालत खस्ता है, ये हम सब जानते हैं, और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। ऊपर से दूसरी बात ये हुई कि जो अभी लोकसभा का समझौता हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसमें कांग्रेस ने झुककर समझौता किया है। ये अपेक्षा की जा रही थी कि कांग्रेस 4 सीटें लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 3 सीटें लड़ेगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस के उम्मीदवारों की हारने के बावजूद भी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने झुककर समझौता किया है, और उसके कारण, इस समझौते के कारण बगावत भी हुई है, और बगावत स्वाभाविक भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक तरह से लगातार 36 का आंकड़ा है, विरोध है, बैर है।
शत्रुता है राजनीतिक तौर पर, तो अब कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये संदेह की बात है। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस वाली सीटों पर उसके समर्थन में काम करेंगे, देखना होगा। क्या कांग्रेस के वाली सीटों पर आम आदमी के लोग समर्थन देंगे, जी जान से काम करेंगे, इसमें थोड़ा संदेह है। तो सारी स्थितियां जो है, सबको पता है कि लवली चले गए, संदीप दीक्षित भी इस बात के खिलाफ थे। तो जहां हम समझौता करते हैं वहां एक नई चुनौती सामने आती है कि जो वहां के हमारे जो सीटें हम दूसरे दल को देते हैं, वहां का हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार, उनमें स्वाभाविक तौर पर एक निराशा हमें देखने को मिलती है। तो दिल्ली में जो मैंने कहा शुरू में बात कि आम आदमी पार्टी के लिए ये मान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पार्टी के नेताओं को लगता था सहानुभूति का हमको लाभ मिल जाएगा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई है तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो कार्ड भी, जो जेल में विक्टिम कार्ड खेलने की बात होती है, वो अब इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नहीं खेल पाएंगे। ऊपर से कल एक नया विवाद जो हमने देखा कि दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही हमेशा 10 साल 11 साल और अब राज्यसभा की सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के निवास पर, उनको मुख्यमंत्री का काफी करीबी माना जाता रहा है, मुख्यमंत्री के निवास पर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, हालांकि उन्होंने पहले शिकायत की थी, फिर अभी वो सामने नहीं आई, हो सकता है उनकी पार्टी के लोगों को बना रहे हो, लेकिन एक जन संदेश बनता है, जनता परसेप्शन बनाती है। तो जनता में तो ये चला ही गया कि स्वाति मालीवाल भी नाराज हैं, कोई कह रहा है कि उनसे जबरन राज्यसभा की इस्तीफा लिखवा रहे थे, कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतनी बातें। तो ये जो स्थिति है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, ये निश्चित रूप से और दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती इतनी कठिन दूसरे दल नहीं मानते होंगे जितनी दिल्ली में मुझे लगता है गठबंधन के बावजूद भी गैप बहुत ज्यादा है। इतनी 7 की 7 सीटें दोनों बार जीती, बड़े बहुमत से जीती, लाख 2-2 लाख 3-3 लाख के मार्जिन से जीती, तो इस खाई को पाटना बहुत सरल होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, ये मुश्किल बात मुझे लगती है। और बहुत ही खराब परिस्थितियां हुई तब भी सब लोग मान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडी गठबंधन एक आध सीट जीत ले तो वो भी एक चमत्कारिक बात आज के संदर्भ में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ऐसा लोगों का आकलन है। जी 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 निश्चित तौर पर तो आम आदमी पार्टी की स्थिति, अरविंद केजरीवाल की स्थिति, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनिल बंसल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम शीघ्र हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अनिल बंसल जी, आपका भी स्वागत है। और सवाल अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ पूछा जाए, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने ये पार्टी बनाई, पार्टी विद द डिफरेंस, एक नए तरह की राजनीति करने की बात की, और अब उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहना, उनका बेल पर बाहर आना, प्रचार के लिए उनकी अनुमति मिलना, इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं? क्या कुछ असर होगा इसका दिल्ली के चुनाव पर और आम आदमी पार्टी के ऊपर? देखिए, दो चीजें हैं, आप जानते हैं। एक तो जब दिल्ली के मतदाता वोट करते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है स्थायी सरकार, और एक जहां नेतृत्व का सवाल है सामने हो। अभी विपक्षी गठबंधन की समस्या ये है कि वो ये तो तय नहीं कर पाए कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार भी वो अभी तय करने को तैयार नहीं है। जो आपने केजरीवाल की बात की, ये निश्चित रूप से पूरा देश एक मानता था कि नए तरह की राजनीति, उन लोगों ने कदम आंदोलन की देन है आम आदमी पार्टी,
तो नए तरह की राजनीति करने की बात आम आदमी पार्टी ने की थी। अब उसके एक के बाद एक नेता और शिखर नेता जो संयोजक हैं, जो चेहरा है उनका, जब वही जेल गए तो सवाल उठे। अब वो दोषी है नहीं है, मान लो ये अदालत बाद में तय करेगी, पर अभी तो स्थिति आरोप लगे हैं और उनको जांच एजेंसी ने पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। फिर ऊपर से दूसरी बात ये आती है कि आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, जेल जाने के बाद भी कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे, ये मेरी जानकारी में देश का पहला मामला है। यही बगल में थोड़े दिन पहले ही झारखंड में हमने देखा था, वहां की मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया था। लालू यादव जेल गए थे, त्यागपत्र दिया था। जयललिता जेल गई थी, त्यागपत्र दिया था। और उमा भारती तो बीजेपी की जो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, वो तो जेल भी नहीं गई थी। उनको तो एक साधारण से आंदोलन के मुकदमे में कर्नाटक की अदालत से बुलावा आया था। उन्होंने सिर्फ इसके आधार पर अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जो नैतिकता का सवाल है, देखिए, आप भ्रष्टाचार के आरोप को कहीं झूठा लगाया गया मेरे ऊपर, अदालत तय करेगी, वहां तक भी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से जेल में रहते हुए आपने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाहर तो रहेंगे लेकिन चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे, आप किसी सरकारी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे। तो एक तरह का ये जो जी, तो इसका असर किस तरह से देख रहे हैं? अवरोध हो गया। दिल्ली की सरकार का आज कोई नेतृत्व ही नहीं है। दिल्ली में नेतृत्व ही सरकार चल रही है। मुझे लग रहा है अगर चुनाव का माहौल न होता तो अब तक उपराज्यपाल यहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर देते। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी के इर्द गिर्द जिस दौरान वो जेल में थे, वो सियासत उनके इर्द गिर्द घूमती रही, वही एक चेहरा बनकर सामने आई, ये इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो भारत में एक रोग है, ये जो वंशवाद की बीमारी है। सब आप उसको कितना डिबेट करेंगे उस पर, ये बात बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा हमेशा रही, और 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी, और अभी भी प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र करते हैं कि भाई वंशवादी राजनीति समाप्त होनी चाहिए, साधारण कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको निश्चित रूप से इस बात से जब उनको लगता होगा कि अगर केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे या बना सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सवाल मन में उठ रहा होगा और निराशा हो रही होगी। क्योंकि अगर आप संगठन में काम करते हैं तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनका आपके बाद योगदान रहा है। तो परिवार के दूसरे लोगों को लाना और इस तरह से आगे बढ़ाना, और मुझे लगता है वो तो सबसे खास बात है कि जिस अलग तरह की राजनीति की वो बात कर रहे थे, वो सारे रोग राजनीति के उनके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या फिर वंशवाद की बात हो। हालांकि आरोप साबित होना कुछ मामलों में अलग बात है, जैसा कि आपने कहा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, लेकिन कम से कम वंशवाद और जो अपने परिवार को आगे बढ़ावा देना, वो तो दिखाई देता है। जी, फर्क ये है, आप एक संक्षेप में टिप्पणी करूंगा, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, वो तो हमेशा कहते रहे कि वंशवाद को कोई बीमारी या कोई समस्या या आरजेडी नहीं मानते, पर चूंकि ये अलग तरह की राजनीति की दुहाई देते हुए राजनीति में आए थे, तो केजरीवाल से ये सवाल जी निश्चित तौर पर उनसे ये सवाल और जोर से और मजबूती से पूछा जाएगा, जनता भी ये सवाल करेगी निश्चित तौर पर। अनिल बंसल जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संग्राम के सेनापति के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।